We are going to see solid state. तो अपन सबसे पहले देखेंगे सॉलिड्स। सॉलिड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो आपस में स्ट्रॉन्ग फोर्स से बाउंड होंगे। अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होगा तो उनकी फिक्स पोजीशन नहीं होगी, और फिक्स पोजीशन नहीं होगी तो उसे सॉलिड नहीं बोलेंगे। तो इनके अंदर जो फोर्सेस होते हैं बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, या इसे बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे। जो एटम्स होंगे या जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो आपस में टाइटली हेल्ड होंगे। एटम्स आर टाइटली हेल्ड। तो पोजीशन इनकी फिक्स होगी ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इनका जो शेप होगा वो डेफिनिट शेप होगा एंड डेफिनिट वॉल्यूम होगा। Intermolecular forces in liquid and gases are less than the solid. सॉलिड से कम होता है वहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो उनका कोई डेफिनिट शेप और डेफिनिट वॉल्यूम नहीं होता है। जिस भी कंटेनर में उसे हम रखेंगे वो उसका शेप एक्वायर कर लेगा, किसी भी लिक्विड को या किसी भी गैस को। इसकी फिक्स पोजीशंस होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सो इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो निग्लिजिबल होती है, निग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। लिक्विड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे वो सॉलिड से कम होंगे और गैसेस से ज़्यादा होंगे। अब अपन देखते हैं टाइप ऑफ सॉलिड्स। टाइप ऑफ सॉलिड्स में पहला अपन देखेंगे मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड्स क्या होते हैं? मेटालिक सॉलिड्स जैसे एग्जांपल इसका हम देखते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। मेटालिक सॉलिड्स में क्या खास बात है? मेटालिक सॉलिड की खासियत ये होगी कि इसके अंदर मेटालिक बॉन्ड्स होंगे। क्या होंगे इसके अंदर? मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड क्या होते हैं? मेटालिक बॉन्ड होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। मेटालिक बॉन्ड होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। किसके किसके बीच में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा बिटवीन कर्नेल एंड कोर इलेक्ट्रॉन्स। इसे एज एग्जाम्पल लेंगे और अपन समझेंगे कोर इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं, कर्नल किसे कहते हैं। एज एग्जाम्पल सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s4। तो जो वैलेंस शेल होता है, जो लास्ट शेल होता है, जो अल्टीमेट शेल होता है, तो अल्टीमेट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, उन्हें कोर इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। तो ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन सोडियम मेटल है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा और इस इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाला जा सकता है। तो या सोडियम ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये चेंज हो जाएगा Na+ में। तो Na+ जो यूनिट आएगी इसे बोलेंगे कर्नल, और ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये फ्री इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा, ये कोर इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा, इसको बोलेंगे
कोर इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, इसको मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, इसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, इसको डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। अब वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचता है उसे कर्नल बोलते हैं। लाइक दिस, ये इलेक्ट्रॉन है, ये कर्नल, ये कर्नल। अब इनके बीच में अपोजिटली चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और ये आपस में टाइटली हेल्ड रहेंगे। तो मेटालिक सॉलिड्स मेटल्स में होंगे, कॉपर सिल्वर गोल्ड। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है बिटवीन द कर्नल्स एंड कोर इलेक्ट्रॉन्स। अब सोडियम में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह जितने भी मेटल्स में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कर्नेल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बढ़ते जाएंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बढ़ते जाएंगे तो टाइटली हेल्ड होते जाएंगे और ये जो होते हैं, जितना ही ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही ज़्यादा बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी और उतनी ही मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अब सोडियम के केस में देख रहे हैं तो इसके अंदर कोर इलेक्ट्रॉन जस्ट 1, तो ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसको वी कैन कट विद द नाइफ। जैसे जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे मेटल में तो वो हार्ड होता जाएगा। नाउ आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स कौन से होंगे? जिसके अंदर पॉजिटिव प्लस या माइनस आयंस पड़े होंगे उन्हें बोलेंगे आयनिक सॉलिड्स। एग्जाम्पल NaCl। NaCl का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं आयंस हैं Na+ और Cl-। अपोजिट चार्ज हैं, दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, बॉन्ड आयंस के बीच में है, इसे आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये हाईली फिक्स्ड होंगे, आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी। इनकी बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई। तीसरे टाइप का है कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड ऐसा सॉलिड जिसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड होगा मोस्टली, लेकिन ऐसा नहीं है। मोस्टली जो गैसेस होती हैं उनके अंदर कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, लेकिन कुछ कोवैलेंट कंपाउंड ऐसे होते हैं जो सॉलिड है और बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। कुछ कोवैलेंट कंपाउंड ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है और वो सॉलिड है। एग्जाम्पल सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड, ग्रेफाइट, इन सभी में कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है और ये बहुत ही हार्ड होते हैं और सॉलिड स्टेट में होते हैं। इनके स्ट्रॉन्ग होने का रीज़न क्या है? ये इतने हार्ड, इतने स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं? इनके स्ट्रॉन्ग होने का जो रीज़न है वो रीज़न है 3D कोवैलेंट नेटवर्क। इनका 3D
कोवैलेंट नेटवर्क होता है, जिसकी वजह से ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत ही रिजिड सॉलिड होते हैं। 3D कोवैलेंट नेटवर्क होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो कोवैलेंट सॉलिड में कोवैलेंट बॉन्ड्स होंगे, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड, ग्रेफाइट में क्या होता है, कार्बन टेट्राहेड्रली ह्यूज नेटवर्क बना लेता है और इस ह्यूज नेटवर्क की वजह से 3D कोवैलेंट नेटवर्क की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है।